हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का, यानी कि संख्या पद्धति। आज से हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको वन बाय वन करके अपने वीडियोज में कवर करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है। आज हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1000 संख्याओं को एक साथ गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। यानी कि 1 to 1000 जितनी भी संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं लगातार हैं, यानी कि 1 2 3 से लेके 1000 तक, इनको अगर आपस में गुणा करा दिया जाए, मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो जो गुणनफल आएगा उसके अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, तो इसका पहला तो तरीका है कि हम देख लें कि शून्य किस तरह से आते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू देखेंगे। क्योंकि नॉर्मली इसको कैसे लगाया जाता है, क्योंकि शून्य कहाँ आते हैं, या तो दहाई के अंक में शून्य होता है, जिनमें जैसे कि 10 20 30, ठीक है, इसी तरह 100 1000, ये जो दहाई में जिनके शून्य होता है ये जीरो आती हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब भी 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या के साथ 2 4 6 इनके साथ होता है तब भी इकाई के अंक में शून्य आता है। ठीक है, तो या तो हम उन सभी शून्य को देख लें कि कितने बनेंगे, उनको ऐड करें तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन ट्रिक के थ्रू किस तरह से लगता है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि उससे आसानी से आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जितनी भी संख्याएं हो, तो यहाँ तो लगातार हैं क्रमशः, तो यहाँ प्राकृतिक संख्याएं कितनी है 1000, यानी कि 1000 संख्याएं हैं जो गुणा की जा रही हैं। तो जितनी भी संख्याएं हो उनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं 1000, 1 to 1000। ठीक है, देन इनको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे भागफल, यानी कोशिएंट, यानी जितनी बार जाएगा वो लिखेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 200 आएगा। ठीक है, देन फिर से 5 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि कट रहा हो। ठीक है, यानी कि अब 200 आया, इसको 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 40। अब फिर से 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 8। अभी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरा पूरा नहीं हो रहा है फिर भी हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पर हम भागफल लिखेंगे, शेषफल अगर 5 से कम आ रहा है तो अब तो उसमें भाग जाएगा, नहीं तो अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक बार जाएगा, शेषफल को हम नहीं, तो यहाँ एक बार गया तो यहाँ भागफल हमें क्योंकि लिखना है, तो अब तो 5 से भाग दिया नहीं जाएगा क्योंकि एक बचा है, उसमें तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि 5 से कम आने तक हम भाग देंगे, यानी कि 4 बार जाए, यानी कि यहाँ अगर 20 आता और 4 बार जाता तो भी आगे भाग न देते, यानी 5 से कम आ गया भाग नहीं जाएगा। 5 से ज्यादा जब तक आता रहेगा भागफल तब तक भाग हम देंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, यहाँ सेकेंड पार्ट से, यानी पहली बार भाग देने के बाद जो भी भागफल आया था यहाँ से लेके इन सभी को ऐड कर लेंगे, यानी कि 200 प्लस 40 और प्लस 8 एंड देन प्लस 1, इन सभी को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 240 और 8 248 और 1 249। ठीक है, तो ये जो आएगा 249, इतने ही शून्य आएंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर हम 1 से लेके 1000 तक की सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई आपस में करा दें तो कितने शून्य आएंगे अंत में, इकाई में जो शून्य आएंगे वो 249 होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे जब भी, तो वहां देख लेंगे कि कितनी संख्या दी गई है, क्योंकि यहाँ 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को गुणा करने कह रहा था। तो हम 1000 ले लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भागफल लिखेंगे। 200 बार जाएगा तो 200 लिखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 बार जाएगा 40 लिखेंगे, फिर 5 से डिवाइड किया तो 8 बार जाएगा। अभी भी 5 से ज्यादा है तो एक बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो एक बार जाएगा, उसके बाद कुछ शेषफल बचेगा उसमें तो जाएगा नहीं। ठीक है, यानी कि 5 से कम भागफल तक हम भाग देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड जहां से ये भागफल आना शुरू हुआ था सभी को ऐड कर लेंगे, तो जितना आएगा उतने ही शून्य आएंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 249। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर दिया हुआ है कि 2 4 6 98 एंड 100, यानी कि सम संख्या 2 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, क्योंकि सम संख्याएं आ रही हैं और इनको परस्पर गुणा करा दिया जाए तो गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यानी कि 100 तक की सम संख्याएं, जो शुरू से लेकर 100 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो गुणनफल के अंत में जितने भी शून्य आएंगे उनकी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपली हम इसी तरह ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या होगा,
हमें पहला की संख्याएं कितनी होंगी, तो अगर शुरू की 100 तक की सम संख्या कितनी होगी, 50 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। ठीक है, क्योंकि एकांतर क्रम में सम और विषम होती हैं। तो 100 तक की संख्याओं में 50 सम होंगी और 50 विषम। तो यहाँ किसको सम को कराना है, तो सम संख्याएं कितनी होगी, 50। तो यहाँ ले लेंगे क्या, 50। देन फिर से वही प्रोसेस, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भागफल लिखेंगे, 10 बार जाएगा। उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 में 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, 5 से कम आ गया, तो हम यहाँ डिवाइड करते जाएंगे और भागफल लिखेंगे। देन क्या करेंगे, पहला भागफल जो आया था वहां से लेकर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इसमें 2 भागफल आए, पहला 10 दूसरा 2, दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 12, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंत में शून्य कितने आएंगे, 12। ठीक है, यानी 12 शून्य आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली ट्रिक से आ जाएगा। बाकी हमें क्या करना होगा, इससे नॉर्मली 100 में जैसे कि 2 शून्य है, 90 में 1 शून्य होगा, 80 में यानी कि सब पहले तो हम वो संख्या ले लेंगे जिनके दहाई में शून्य है, इकाई में शून्य है। देन उसके बाद हम जहां भी 5 आ रहा होगा, जैसे 50 में 5 आएगा तो उनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहां भी शून्य आएगा, तो वो सब शून्य हमें ऐड कर, सभी को देखना होगा कि कितने शून्य आ गए। बाकी इससे नॉर्मल, इससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा इस ट्रिक से, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो जब भी दो तरीके में ये लगेगा, जब भी प्राकृतिक संख्या यानी कि लगातार संख्या दी हुई हो, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, उनमें हो जाएगा, या फिर सम संख्या दी हुई हो उनमें इसी तरह की हम देख लेंगे संख्याएं कितनी हैं, देन इस ट्रिक को लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब विषम संख्याएं अगर दी होंगी तो क्या होगा, तो चलिए उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर दिया हुआ है कि 1 3 5 7 टू 99, यानी कि 100 तक की विषम संख्या लिखी गई हैं, 1 टू 99 तक। इन विषम संख्याओं के साथ और 128 का भी गुणा कराया जा रहा है। कह रहे हैं कि संख्याएं 1 2 3 5 7 एंड सो ऑन 99 और 128 को परस्पर गुणा करा दिया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि इन सबको आपस में गुणा करा दिया जाए तो शून्य कितने आएंगे। तो अगर केवल विषम संख्या दिया होता तो शून्य एक भी ना आता। क्यों, क्योंकि शून्य किस में आता है, या तो जो ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंक में शून्य हो, जैसे कि 10 20 90 100, ठीक है, ये हो तो इनके इकाई के अंक में शून्य आता है, तो इनसे मल्टीप्लाई होकर शून्य आएगा। या फिर कहीं पे 5 आ रहा हो और 5 के साथ कोई सम संख्या हो, यानी कि 5 तो आ रहा हो किसी संख्या में, लेकिन कोई उसके साथ सम संख्या भी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई होकर शून्य आएगा। लेकिन विषम संख्या में क्या होगा, कोई भी सम संख्या नहीं आएगी, क्योंकि विषम है, यानी कि 5 तो आएगा लेकिन मल्टीप्लाई करा के 0 आने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि 0 नहीं आएगा। और दूसरा, ऐसी संख्या भी नहीं आएंगी क्योंकि जिनके अंक में शून्य होता है वो सम संख्या होती है, और ये विषम संख्याओं की सीरीज में नहीं आएगा। यानी कि अगर केवल 1 टू 99 विषम संख्या दी होती तो विषम संख्याओं के मल्टीप्लाई में एक भी शून्य ना आता। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया क्या है, 128 भी उसी के साथ दिया गया है कि इनके साथ 128 को भी गुणा कराया जाए, यानी कि 1 टू 99 ये सभी मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में 128 भी है। तो 128 को अगर हम गुणनखंड निकाले तो ये क्या है, 2 की पावर 7 है, यानी कि 2 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अगर 2 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई ये है, तो ये जो 7 बार 2 होंगे, यानी कि 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बार ये जो 2 होंगे, इनको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार 0 आएगा, क्योंकि इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको भी तो यानी कि, और अगर 5 देखें तो 5 7 बार से तो ज्यादा ही होंगी, क्योंकि एक तो 5 पे 5 होगा, एक 15 में अंत में 5 होगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा। 25 में तो 2 बार होगा, 5 का स्क्वायर है। और 35 में तो कितने हो गए, 1 2 2 4 5, 45 55 यहीं तक हो गए। ठीक है, तो यहीं तक 5 हो गए, यानी कि 5 7 बार से ज्यादा आएंगे विषम संख्याओं की सीरीज में, यानी कि उनको अगर इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा। लेकिन 5 तो 5 7 बार से ज्यादा आएंगे, लेकिन जो कि 2 है ये 7 ही बार है, यानी कि 7 ही बार शून्य आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगी कि 7 बार शून्य आएगा, यानी कि 7 शून्य आ जाएंगे जब इनका मल्टीप्लाई कराया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, अगर विषम संख्या दिया हुआ है तो एक भी शून्य नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ ये सम संख्या का मल्टीप्लाई कराया गया है जो कि है 2 की पावर 7, यानी कि 7 बार 2 होगा। तो इससे मल्टीप्लाई कराने के पर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी बार शून्य आएगा, 7 बार। ठीक है, क्योंकि 5 तो 7 बार से ज्यादा है, लेकिन सम जो 2 है 7 ही बार है, इसलिए 7 ही बार 0 आएगा, तो 7 शून्य आएंगे। तो सिंपल जो ऊपर के 2 क्वेश्चन देखे थे, वो पहला क्या था कि लगातार संख्याएं थी, ठीक है, और दूसरा क्या था कि सम संख्याएं थी। तो उसमें वो ट्रिक लगेगी जब भी लगातार संख्या दी हुई हो और या फिर लगातार सम संख्याएं दी हुई हो, तो हम संख्याओं की ये देख लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, देन उस ट्रिक से लगा देंगे। और जब भी विषम दिया होगा तो कोई भी शून्य नहीं आएगा, लेकिन विषम के साथ अगर कोई सम संख्या का मल्टीप्लाई कराया हुआ है तो उसके हम गुणनखंड देख लेंगे कि कितने सम संख्याएं हैं
उसके एक गुणनखंड, तो इसमें 7 सम संख्याएं हैं, यानी कि 2 की पावर 7 है, या सीधा सीधा तो यानी कि 2 7 टाइम्स है। तो इसी 7 टाइम्स को जब भी 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 5 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा है लेकिन 7 ही बार इनसे मल्टीप्लाई करा पाएंगे, तो यानी कि 7 शून्य आएंगे। जब हम इनके विषम संख्याओं के साथ 128 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंत में 7 शून्य आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि 25 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 14 की पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि ये जो गुणनफल में संख्या लिखी है इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, तो सिंपली लग जाएगा। इससे पहले जो 2 वीडियो हमने बनाए थे जिनमें कुछ मेथड एंड शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ फार्मूले कवर किए थे, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 वीडियो हमने पहले अपलोड किए हैं, उनमें हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछा जाता है किस तरह निकाला जाता है। तो इसमें पहला प्रोसेस क्या होता है कि जो भी बेस होता है ये एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ 25 है जो कि भाज्य है, तो इसको पहले हमें अभाज्य में लाना होगा, इसको भी और इसको भी, सभी को हम अभाज्य में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, पहला है 25 की पावर 12, तो यहाँ ये 25 क्या है 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे 5 का स्क्वायर की पावर 12, और जो घात के ऊपर घात होती है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी कितना आ जाएगा 5 की पावर 24। ठीक है, तो अब ये बेस क्या होगा, अब जो बेस है वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सभी का बेस हमें अभाज्य संख्या लाना है। इसी तरह 10 की पावर कितना है 7, और 10 क्या है 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5, और दोनों क्या है अभाज्य, 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। देन इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, तो इसका भी बेस अभाज्य है और इसका भी बेस अभाज्य है। ठीक है, देन है 14 की पावर 7, तो 14 की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं 14 क्या है 2 इंटू 7, तो अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे, देन पावर 7 है, देन इसको भी अलग अलग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7। सभी के बेस क्या हो गए, सभी के बेस अभाज्य हो गए। देन सभी मल्टीप्लाई में थे तो सभी को मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो पहला क्या आया 5 की पावर 24 इंटू दूसरे में क्या आया 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू दूसरे में क्या, इस तीसरे में क्या है 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सभी के बेस अभाज्य हैं, देन क्या करेंगे अब 2 की पावर जोड़ भी सकते हैं या अलग अलग भी लिखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें जब भी बेस अभाज्य आ जाए देन क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछेंगे तो अभाज्य बेस बना लेंगे, उसके बाद जो भी घातें आएंगी जो भी पावर आएंगी सभी को ऐड कर लेंगे। तो पहले का कितना है 24 प्लस दूसरे में 7 प्लस इसमें भी 7 प्लस 7 प्लस 7। ठीक है, सभी में 7 था, तो सभी की पावर्स ऐड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उतने ही अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कितना आ जाएगा 24, ये 4 टाइम्स है, ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ये 24 प्लस 28 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, यानी कि 52 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली ऐसे ही लग जाएगा ये क्वेश्चन। तो दिया हुआ क्या था, ये संख्या दी हुई थी मल्टीप्लाई में 24 की पावर 12 10 की पावर 7 इंटू 14 की पावर 7, कह रहे थे इनके गुणनफल में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि ये जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहले जो बेस है उसको अभाज्य बनाना होगा, तो सभी के बेस हमने अभाज्य बना लिए, और जब बेस अभाज्य बन जाएगा तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरह निकालेंगे, सभी की घातों को ऐड कर देंगे, यानी कि जितनी भी घात होगी सभी की घातें ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा उतने ही अभाज्य गुणनखंड इसमें होंगे। यानी कि जो मल्टीप्लाई में संख्या लिखी है गई है इसमें कितने 52 अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, यानी कि ये जो संख्याएं 4 दी हुई हैं ऑप्शन में, इनमें कह रहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो सिंपल अगर देखें तो क्या होता है कि कोई भी संख्या पूछे पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उसके गुणनखंड निकालने होंगे, देन सभी गुणनखंड के जोड़े बनाने होंगे। तो अगर सभी के साथ स्क्वायर में कुछ बन रहा है तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग है, लेकिन उस तरह से नहीं पूछा जाता है क्योंकि उस तरह से बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्रिक बनती है जो उससे पूछा जाता है। तो इसमें एक रूल क्या होता है कि 4 नंबर ऐसे हैं, यानी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी संख्या के इकाई में हैं, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो कौन कौन से हैं, 2 3 7 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं अगर ये किसी संख्या के इकाई में है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, यानी कि वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट हम
पूरा पूरा यानी कि उसका स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर पहली संख्या देखें तो इकाई में 7 है, यानी कि ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, दशमलव में आएगा। और इसमें देखें अगली संख्या में, इसमें भी 2 है, यानी कि ये भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इसका भी स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या नहीं निकलेगा। और इसमें 9 है, यानी कि ये हो सकता है। और नेक्स्ट है इसमें 8 है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 भी था। यानी कि अगर किसी संख्या की इकाई में 8 है तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि ये तीनों जब नहीं हो सकती तो बचा पार्ट कौन सा, सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी ऐसी संख्या होगी जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी कि यह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो एक पूर्ण संख्या निकलेगी। ठीक है, तो इसी पर आधारित ज्यादातर पूछते हैं। तो यहाँ क्या था कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, यानी कि निम्न में से जो संख्याएं दी हुई है चारों में कौन सा पूर्ण वर्ग है। क्योंकि ये तीनों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के अंत में इकाई में इन चारों में से कोई भी एक नंबर है तो वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है। ए, बी और डी में जो संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इनके अंत में 7, 2 और 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बच्ची पार्ट सी, इसमें 9 है और 9 हो जाता है, अगर इकाई की में 9 है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी कि यही एक है जो पूर्ण वर्ग है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फिर से वही, यानी कि इन्हीं चारों नंबर्स पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो पहले देखें 6 है तो ये हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा जो ऊपर हमने देखा कि किसी भी संख्या के अंत में जब भी 2, 3, 7, 8 ये नंबर में से कोई एक होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 1 है तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पूछा गया था कि चारों में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यही नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी संख्या के अंत में इकाई में 2 है तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, यानी कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं 4 नंबर्स को आप याद रखिए, इन्हीं पर आधारित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, या 4 में से पूछ लेंगे कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं पर आधारित लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 4 नंबर्स को आप याद रखिए और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्या दिया हुआ है कि 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 704 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ अंक होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक पूछा गया है। तो जब भी इकाई का अंक पूछा जाता है तो इस तरह से पावर में दिया गया है तो कैसे निकालेंगे। तो इकाई का अंक निकालना हमने पिछले वीडियोज में देखा भी था, तो यहाँ देख लेते हैं। तो इकाई का अंक निकालने में क्या होता है, जब भी पावर में यानी कि घात के रूप में संख्या लिखी होती है तो कैसे निकालते हैं। तो हम घात में क्या करते हैं कि घात में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर क्या होगा कि हम शेषफल देखेंगे, तो 4 से भाग देने पर 3 ही शेषफल आ सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, क्योंकि 4 से कम यही 3 है तो यही 3 शेषफल आ सकते हैं। तो जब भी ये तीनों में से कोई एक शेषफल आए तो नई घात क्या होगी, नई घात इन्हीं 3 में से कोई एक होगी। लेकिन एक और कंडीशन क्या बनेगी कि इनके अलावा क्या कंडीशन बनेगी कि हो सकता है पूरा पूरा कट जाए। तो जब भी यानी कि घात जो होगी अगर वो पूरी पूरी कट रही है, यानी कि शेषफल कुछ नहीं, 0 बच रहा है, तब नई घात क्या लेंगे, तब नई घात 4 लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये तीनों में से कोई शेषफल बच रहा है तो नई घात इनमें से जो बचेगा शेषफल वही हो जाएगा। लेकिन कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि 0 यानी जो घात है वो पूरी पूरी कट जा रही है, तो नई घात क्या लेंगे, 4। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। तो पहले सभी का हम इकाई के अंक निकाल लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 251 की पावर कितना है, 98। तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकलेगा, हम जो संख्या है उसका इकाई का ले लेंगे अंक। इकाई में क्या है 1, 1 की पावर नई घात क्या लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 8, 1 बचेगा और 1 लाएंगे तो 18 होगा और 16 जाएगा 4 टाइम्स। तो शेषफल कितना जाएगा 2, यानी कि 98 को 4 से भाग देने पर 2 आएगा। और यहाँ तो 2 ही अंक का है, अगर ज्यादा अंक की घात होती यानी 4, 5 घात की, तो हम भी तब भी क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को चेक करेंगे। क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 2 अंकों को हम चेक करते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल है, और शेषफल भी जो लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करने पर आ रहा है वही पूरी संख्या को डिवाइड करने पर भी आएगा। तो हम लास्ट के 2 अंकों को सिर्फ चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शेषफल कितना आया, 2। तो जब भी शेषफल इनमें से कोई आएगा यानी कि 2 आया तो नई पावर क्या हो जाएगी, 2।
नई घात 2 हो जाएगी। और 1 की पावर 2 है तो 1 की पावर जो भी हो तो इसमें करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 1 की पावर जो भी हो कुछ भी हो तो आएगा 1 ही हमेशा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस 4 से डिवाइड करने करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इकाई के अंक में 1 है, जिस भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है तो पावर चाहे जितनी भी हो हमेशा इकाई में 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें इकाई में 1 आएगा। इसी तरह 21 की पावर कितना है 29, इसमें भी इकाई का अंक 1 है तो हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा, पावर चाहे जितनी भी हो। ठीक है, तो इसमें भी 1 आएगा, तो सभी के इकाई के अंक निकाल लेते हैं। अगला है 106, 106 की पावर 100 है, तो 6 में भी क्या होता है, जब भी इकाई का अंक 6 है संख्या का तो पावर चाहे जितनी भी लगी हो अंत में 6 ही आता है इकाई का अंक। ठीक है, ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करें तो हमेशा अंत में क्या होता है, इकाई का अंक क्या आता है, 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह 5 में भी क्या है कि हमेशा इकाई का अंक 5 आता है, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, घात यानी चाहे जितनी हो। और इस 6 में भी सेम उसी तरह 6 ही आएगा। और आगे 259, तो इसमें इकाई का अंक 9 ही है। तो देन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल ही था, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सॉल्व करने की हम नॉर्मली ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 51 की पावर है तो लास्ट में क्या है 1, तो इकाई का अंक 1 आएगा। इसमें भी इकाई का अंक 1 आएगा, प्लस में है +1, और ये माइनस में है तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 6। और अगला प्लस में है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 5, और ये कितना है माइनस का है, और इसमें भी हमेशा क्या आएगा 6, क्योंकि इकाई का अंक 6 है और 6 में चाहे जितनी भी घात लगी हो हमेशा 6 ही आता है। और प्लस इसमें 9 है, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। तो पहले प्लस वाले हम ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 5 7 और 9 16 आएगा, और माइनस के 6 और 6 है तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देन लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, इकाई में इकाई को लेस करेंगे। ठीक है, और प्लस का ये 6 है और माइनस का 2 है, ये क्योंकि ये संख्या माइनस में है तो लेस हो जाएगा, और 6 इकाई के अंक में इकाई के अंक को लेस कर देंगे तो 4 आया, और यही हो जाएगा इकाई का अंक। यानी कि इन संख्याओं को हम सॉल्व करेंगे तो इकाई में ये अंक आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, सभी के इकाई के अंक निकाल लेंगे, फिर प्लस माइनस जो भी है उनको अलग कर लेंगे। प्लस वाले सभी को ऐड कर लिया, प्लस वाली संख्या ज्यादा है और माइनस वाली कम, तो प्लस वाले का इकाई का अंक ज्यादा है इसलिए इसमें लेस कर देंगे माइनस वाले को, तो प्लस का 4 आया, यानी कि इकाई का अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट 8 नंबर में दिया गया है कि 81 82 83 289 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, यानी कि 81 to 89 सभी संख्याओं को आपस में गुणा करा दिया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हमें सभी के इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ नॉर्मल अगर हम देखें तो बीच में 85 भी आएगा। ठीक है, 85 में क्या है कि इकाई में 5 है, और सम संख्याएं भी हैं, यानी कि 82 में इकाई में 2 भी है, तो जब भी 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आ जाएगा, उसके बाद 0 में चाहे जिससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आएगा, यानी कि इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कराने में इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई में 5 है, और ऐसी संख्या भी है जिसके इकाई में एक सम संख्या भी है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और उस 0 को चाहे जिस संख्या से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे तो इकाई में तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो अंत में इकाई में क्या आ जाएगा 0, तो इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्या दिया हुआ है कि 2464 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 131 की पावर 491 कह रहे हैं कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा होगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो सिंपल है, इसमें देखें तो 5 है तो अंत में 5 ही आएगा, क्योंकि 5 में क्या होता है, जब भी किसी संख्या के अंत में 5 होता है फिर उसकी पावर चाहे जितनी भी हो अंत में इकाई का अंक यानी कि 5 ही आता है। इसी तरह 1 में भी कि जब संख्या का इकाई का अंक 1 होता है तो घात चाहे जितनी भी हो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंत में इकाई का अंक 1 भी आएगा, तो इन दोनों में तो वही हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से घात को डिवाइड करेंगे, घात को डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के सिर्फ 2 अंकों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें से शेष निकालेंगे, शेष अगर जो 1 2 3 में से कोई एक आ रहा है तो वही नई घात हो जाएगी, अगर शेष पूरा कट जाए और 0 आ जाए तो नई घात क्या होगा 4 होगा। तो देख लेते हैं, तो पहले हम इकाई का अंक ले लेंगे 4, देन नई घात देखते हैं। नई घात निकालने के लिए क्या करेंगे, अंत के जो घात होगा उसके लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 2 अंकों को ही हम चेक करते हैं। तो लास्ट के 2 अंकों 4 से डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाएगा और 1 शेष रह जाएगा, तो 1 को हम ले आएंगे, कैरी करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 जाएगा, 12 तक पूरा जाएगा, उस शेष फल क्या बचेगा 1।
ठीक है, यानी कि 93 को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा 1। तो अगर से जो भी शेषफल क्या था कि अगर 1 2 3 में से जो शेषफल आएगा वही नई घात होगी, तो 1 शेष आया तो नई घात 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 1 होगा तो इकाई में क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, 1 है पावर तो 4 आ जाएगा, तो इसका इकाइकांक 4 आएगा और इसमें तो वही आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका इकाइकांक 4 है, 4 मल्टीप्लाई में इसका इकाइकांक, क्योंकि संख्या में इकाई में 5 है तो हमेशा 5 ही इकाई में आएगा। ठीक है, तो इसका इकाई में 5 आएगा, और प्लस इंटू अगला क्या है, संख्या में अंत में 1 है तो 1 की पावर फिर चाहे जितने भी हो इकाइकांक 1 ही आता है। देन क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20 आएगा, और इस 20 में इकाई में क्या है 0, यानी कि इकाइकांक क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा कि जब मल्टीप्लाई कराएंगे इन तीनों संख्याओं को तो इकाइकांक क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल था, हमें इसी प्रोसेस से लगाना होगा। तो क्या करना होगा, जब भी 5 है 1 है इनमें क्या होता है कि अंत में वही आता है इकाइकांक, और इसमें हम निकालेंगे अब। ठीक है, 4 से डिवाइड करके जो शेष निकालेंगे और इकाई के अंक में रख के निकालेंगे कि इकाई में क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई में जो आएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इकाई में 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्या दिया हुआ है कि संख्या दी हुई है ये, इनको प्लस में लिखा के यानी कि इनको ऐड करना है, और उसके बाद बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि अगर इकाई का इनमें सभी का हम क्या करेंगे, सभी का इकाई का अंक निकाल लेंगे, देन उसके बाद सभी का योग कर देंगे। ठीक है, तो ये योग में दिया हुआ है। तो पहले को देखें तो इसमें अंत में क्या है 0 इकाई का अंक, तो जब 0 है तो पावर चाहे जितनी भी लिखी हो इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, प्लस इसमें क्या है 1 है इकाई में, तो 1 में भी सेम वही रूल होता है कि इसको घात चाहे जितनी भी हो इकाई में क्या आएगा 1 ही आएगा। अगला है 2 में क्योंकि पावर 2 है तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही शेषफल आएगा, क्योंकि जाएगा ही नहीं भाग, तो शेषफल क्या आएगा 2, यानी कि इकाई का अंक ले लेंगे 2, और 2 की पावर कितना है 2। ठीक है, पावर वही होगा तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, यानी 2 × 2 4, यानी कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि अंत में 2 है और स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, सिंपल है। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4, और अगला इसका भी स्क्वायर है तो अंत में 3 है, तो 3 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि घात 2 ही है 4, क्योंकि यहाँ अगर 4 से हम डिवाइड भी करेंगे तो शेषफल 2 ही आएगा, यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगा और 9 आ जाएगा, क्योंकि अंत में 3 है तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो अंत में इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, देन क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आएगा। ठीक है, तो अगर योग करने पर 14 आया तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है। तो इस संख्या का जब भी इनको हम स्क्वायर निकालने के बाद ऐड करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 4, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इन संख्याओं को इनका स्क्वायर करने के बाद जब ऐड करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कि इसमें इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्या दिया हुआ है कि दो अंकों की बनी हुई संख्या, दो अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। यानी कि कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंक अगर परस्पर बदल दिए जाए तो उससे जो बनी संख्या है दोनों का अंतर कर दिया जाए तो किस संख्या से हमेशा डिवाइड होगा। तो ये होता वो संख्या होती है 9। ठीक है, चाहे इसको आप चेक कर लें, तो कोई भी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल देने पर जो संख्या बने उनका अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा। इसी तरह अगर दो अंकों की संख्या और अंकों को परस्पर बदल देने पर दोनों को ऐड कर दिया जाए, यहाँ अंतर था, अगर योग कर दिया जाए तो जो संख्या आती है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो कोई भी आप दो अंकों की संख्या ले लो, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं 15। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या 15 है, इसके अंकों को परस्पर बदल दें तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा दहाई में और 1 चला जाएगा इकाई में, तो संख्या क्या आ जाएगी 51। अब दोनों का अंतर तो 51 बड़ा है तो 51 में 15 को लेस कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36, यानी कि जो इनका अंतर होगा वो 36 होगा और 36 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 9 ऐसी संख्या है जिससे जब भी कोई दो अंक की संख्या है और उसको अंकों को परस्पर बदल दें तो जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। या फिर कोई अन्य संख्या ले लें जैसे कि 19 है। ठीक है, अंकों को परस्पर बदल दें तो क्या आ जाएगा 91। दोनों का अगर अंतर निकालें 19 में 19 को लेस कर दें तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, अब 72 किससे डिवाइड है 9 से, यानी कि 9 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो ये क्या होता है जब भी कोई संख्या दो अंकों से बनी संख्या दी हुई होगी और उसके अंकों को परस्पर बदल दें फिर उनका अंतर प्राप्त करें तो उनका अंतर जो आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। इसी तरह दूसरा तरीके से क्या पूछा जाता है, इसी का उल्टा पूछते हैं कि दो अंकों की एक संख्या
और उसके अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या, यहाँ अंतर था, वहां अगर योग कर दिया जाए तो वो जो योग आता है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। चाहे इसको भी चेक कर लें, कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि 16 ले लिया, इसके अंकों को परस्पर बदल दे तो कितना आ जाएगा 61। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दे तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा 7 7 और 11 से हमेशा डिविजिबल होगा। या फिर कोई अन्य संख्या ले लेते हैं जैसे कि 22। ठीक है, इसको अंकों को परस्पर बदल दे तो 22 हो जाएगा और 44 ये भी डिविजिबल हो जाएगा। या फिर कोई अन्य संख्या ले ले 29, इसके अंकों को परस्पर बदल दे तो कितना आ जाएगा 92। ठीक है, अब दोनों को हम परस्पर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आएगा, 121 आएगा। और 121 किससे डिविजिबल है 11 से। ठीक है, तो पहला दो तरीके से, अगर पूछ रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल दे तो प्राप्त संख्या, और उनका अगर अंतर का पूछ रहा है तो अंतर हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। और अगर उनका योग करा दें, यानी कि दो अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल दें और उनको योग कर दे तो योग यहाँ से कितना आएगा 6 6, और योग करा दे तो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी 11 से। तो अंतर हमेशा 9 से और योग हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा 9, कि अंतर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में पूछा गया है कि यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या में घटाया जाए तो परिणाम सदैव क्या होगा। तो परिणाम में ऑप्शन क्या है कि डिविजिबल बाई 6 यानी कि 6 से डिविजिबल होगा, या डिविजिबल बाई 12 यानी कि 2 से विभाज्य होगा, या डिविजिबल बाई 9 या 9 से विभाज्य होगा, या डिविजिबल बाई 5 यानी कि क्या दिया कि 6 2 9 5 इनमें से किस संख्या से कटेगा, यानी किससे विभाज्य होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्या करना है कि 100 से 1000 के बीच, यानी कि सिंपल है कि 100 से 1000 के बीच का मतलब क्या होगा 3 अंकों से बनी संख्या कोई भी ले ले और क्या करें कि उनके अंकों का योग कर लें, फिर संख्या में घटा दें तो किससे डिविजिबल होगा 6 2 9 5 इनमें से किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 116 यानी कि 116 ले लिया। फिर क्या करना है कि अंकों का योग करना है, तो इसके अंकों का योग क्या आ जाएगा 6 1 + 1 1 + 1 + 6 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अंकों को योग को क्या करना है संख्या में घटाना है। संख्या क्या ली थी 116, 116 में 8 को घटा देंगे तो लेस करेंगे तो यहाँ 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 आएगा। अब 108 में क्या है कि इकाई में क्या है कि इकाई में सम संख्या है, यानी 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल भी है, यानी कि 9 से भी, क्योंकि अंकों का योग कितना है 8 + 1 9, यानी कि 9 से भी डिविजिबल है। तो 5 से तो डिविजिबल भी नहीं है, यानी कि 5 तो पहले ही हट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो अभी कितने दो निकल रहे हैं ऑप्शन के, 2 से भी डिविजिबल है 9 से भी डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, कि 6 क्या है 2 × 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे तो दोनों से डिविजिबल यानी 6 से, तो यानी कि अभी तो तीनों ऑप्शन से है। तो कोई और संख्या लेके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एक संख्या लेके देख लेते हैं, जैसे कि हमने एक नई संख्या ले ली 1 2 5। तो क्या करना है कि सभी अंकों का योग संख्या में घटाना है। तो अंकों का योग यहाँ से कितना आ जाएगा 8 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 117। ठीक है, अब इकाई का अंक तो भी समय, यानी कि 2 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये भी लेस हो जाएगा। 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए 2 से भी 3 से भी, तो 3 से तो है क्योंकि अंकों का योग कितना है 9 है, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 6 से भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा 9। तो सिंपल है, ये रूल होता है कि जब भी 3 अंकों की संख्याओं में 3 अंकों की जो भी संख्याएं हैं जो कि 100 से 1000 के बीच में होंगी, उनके अंकों का योग संख्या में घटाया जाता है तो परिणाम जो आता है वो सदैव 9 से विभाज्य होता है। ठीक है, इसको आप याद रखें। और इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। 125 लिया जैसे तो लेस किया, तो अंकों 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ योग करें तो कितना आ जाएगा 7 1 8 9, यानी कि अंकों का योग कितना है 9, तो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी संख्या हम ले लेंगे 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लेंगे और उसके अंकों का योग संख्या में घटाएंगे तो परिणाम जो आएगा वो सदैव 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि 9 से कटेगा। ठीक है, तो ये होता है रूल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, थर्ड ऑप्शन डिविजिबल बाय 9, जो ही परिणाम आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे हमारे आज के नंबर सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन, जो कि हमने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ डिस्कस किए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो उनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।